यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किसी की ज़रूरत बनना चाहती हो या किसी की ख्वाहिश। अगर इसी तरह रोती रहोगी तो सारी ज़िंदगी निकल जाएगी और कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए उठो, हमें घर भी जाना है, आज के लिए तुम बहुत रो चुकी हो। कहकर वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपना हाथ आव्या की तरफ बढ़ाया। आव्या ने कुछ सोचकर उसका हाथ थाम लिया। वहीं उसका हाथ अपने हाथ में देखकर अभय अजीब तरीके से मुस्कुराया। लेकिन उसकी यह मुस्कुराहट आव्या नहीं देख पाई। ठीक से खड़े होने के बाद उसने अपना हाथ आव्या के हाथ से खींचने की कोशिश की, पर अभय मजबूती से उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं अगर किसी का हाथ थाम लूं तो वह चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकता। वह कुछ कहने वाली थी कि तभी उसका सिर घूमने लगा और अगले ही पल वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी कि अभय ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया। थोड़ी देर बाद अभय उसके वार्ड के बाहर खड़ा कांच की मदद से अंदर बेड पर पड़ी हुई आव्या को एकटक देख रहा था और थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। वह अभी भी बेहोश थी जब अभय उसे हॉस्पिटल लेकर आया। फीमेल डॉक्टर ने उसे बेहोश देखकर एडमिट कर लिया। प्लीज आप बाहर चाहिए, मुझे आपकी वाइफ को पर्सनली चेक करना है। डॉक्टर के मुंह से आव्या के लिए वाइफ सुनकर अभय की धड़कन तेज हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा और ना ही डॉक्टर की गलतफहमी दूर की, बल्कि चुपचाप बेड पर बेहोश पड़ी आव्या को देखकर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर में वह फीमेल डॉक्टर आव्या के वार्ड से निकलकर बाहर आई। उन्हें बाहर आता देख वो उनके सामने गया और अपनी बेहद ठंडी आवाज में पूछा, अब कैसी है वो? डॉक्टर ने उसकी घबराहट महसूस करके कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा हो जाता है, आपको बस उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर अभय को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन नीरव के दिमाग में कुछ क्लिक जरूर कर गया था। उसने जब अभय को जल्दबाजी में आव्या को गोद में उठाकर बाहर की तरफ भागते हुए देखा, तो वह भी अभय के पीछे पीछे हॉस्पिटल आ गया। उसने बात को कंफर्म करने के लिए पूछा, ऐसी हालत? मतलब हम कुछ समझे नहीं, हुआ क्या है उन्हें? डॉक्टर अभय की तरफ देखकर बोली, आपको पता नहीं है, आपकी वाइफ 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनकर अभय बिल्कुल हैरान रह गया। इस सिचुएशन में यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज थी जो उसने सोची थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। 2 हफ्ते, 2 हफ्ते, यह वही वक्त था जब वह पहली बार आव्या से मिला था, जब उसका रेप हुआ था, यानी कि वह बच्चा उस रेप का नतीजा था। अभय एक गहरी सोच में था, जैसे कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा हो। उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभय को डॉक्टर ने अपने कैबिन में बात करने के लिए बुलाया था। आव्या की आंखों से लगातार आंसू बह वह कांपते हाथों से अपने पेट को छू रही थी। वो डरते हुए खुद से कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में कभी नहीं आने दूंगी। यह सिर्फ एक गुनाह की निशानी है। दर्द भरी जिंदगी जो मैंने गुजारी है, इसे कभी नहीं गुजारने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को और इस बच्चे को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। ये बच्चा इस दुनिया में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। थोड़ी देर बाद जब अभय वापस वार्ड में आया तो पूरा वार्ड खाली था। यह देखकर वो पहले तो घबरा गया, फिर कुछ सोचकर वॉशरूम चेक किया। आव्या वहां भी नहीं थी। अब उससे और घबराहट होने लगी। वह तेजी से वार्ड के बाहर आया और वहीं खड़े नीरव को देखकर दांत पीसते हुए गुस्से में उसके बारे में पूछा, पर उससे भी कुछ नहीं पता था। अभय पिछले 1 घंटे से अस्पताल में उसको इधर उधर ढूंढ रहा था, पर उसका कहीं नामो निशान नहीं था। सब जगह देखने के बाद वो अपनी कार की तरफ जा ही रहा था कि उसकी नजर गार्डन में बेंच पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। तो वो जल्दी से भागकर उसके पास पहुंचा। वह बेड पर हाथ रखे सुकून से बैठी आसमान को देख रही थी। अभय का दिल चाहा उसे खींचकर 2 थप्पड़ लगाए, लेकिन अफसोस, इस लड़की के आगे हमेशा उसका दिल हार जाता था। कार में बिल्कुल खामोशी थी। अभय ने एक नजर आव्या को देखा जो कार के बाहर देख रही थी, फिर अपनी आंखें बंद करके सीट से टेक लगाकर बैठ गया। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। जल्द ही वो एक ऐसा कदम उठाने वाला था जो उन दोनों की जिंदगी बदलने वाला था, पर उसके लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। इधर आव्या कार से बाहर देखते हुए यही सोच रही थी कि अभय के सवाल करने पर वो उसे क्या जवाब देती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। क्या वो ये कहती कि उसने इस बच्चे को खत्म करने की कोशिश की थी, पर उससे नहीं हो पाया। वो माँ थी उसकी।
फिर चाहे यह बच्चा कैसे भी उसके पेट में आया हो, चाहे फिर यह बच्चा उसके खुद के पति का दिया एक दर्दनाक अंजाम ही क्यों ना हो, फिर भी वो ये बात कभी नहीं बदल सकती कि वह इसकी माँ थी। कैसे खत्म कर देती इसे? वैसे कोशिश की थी पर उससे नहीं हो पाया। थक कर वह वहीं हॉस्पिटल के गार्डन में बैठ गई। कोई उम्मीद नहीं थी, बस इतना पता था कि वह सिद्धार्थ को इस बच्चे के बारे में कभी पता नहीं लगने देगी। उसे क्या करना था क्या नहीं उसे कुछ पता नहीं था। वह अपनी बेबसी पर फुट फुट कर रोना चाहती थी, पर आंसू खत्म हो गए थे। वह चीखना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। वह अपने आप के लिए लड़ना चाहती थी, पर ना हिम्मत थी ना अपनों का साथ था। अगर कुछ था तो दर्द, तकलीफ, नाइंसाफी और बदनामी थी, और इसी के साथ उसे अपनी जिंदगी गुजारनी थी। वह बिल्कुल खामोश हो गई। उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। वह सुबह अभय के लिए नाश्ता बनाती और फिर कमरे में बंद हो जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि कई कई दिन बीत जाते थे और अभय को उसकी झलक भी देखने को नहीं मिलती थी। 2 महीने बीत गए थे। इन 2 महीनों में जैसे सब कुछ बदल गया था। आव्या पूरी तरह से बदल गई थी। थोड़ा बहुत जो यहाँ आकर खुली थी अब वापस खामोश हो गई। उसने सबसे नजरें मिलाना छोड़ दिया था। हालांकि अभय उसकी सेहत को लेकर कोई लापरवाही नहीं करता था। फिलहाल अभय कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए गया हुआ था, और किसी को पता नहीं था कि वो आज आने वाला है। वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए मेंशन के अंदर जा ही रहा था कि रास्ते में ही उसके कदम रुक गए, और वो बिल्कुल शॉक सा खड़ा रह गया। जैसे ही उसकी नज़र मेंशन के टेरिस पर गई जहां बिल्कुल किनारे पर आव्या खड़ी थी। अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर होती तो उसका गिरना तय था, और मेंशन इतना ऊंचा था कि अगर वो गिरती तो उसका मरना तय था। वो एक पल को घबरा गया और दौड़ते हुए मेंशन के अंदर गया। वो तेजी से मेंशन में लगी लिफ्ट की तरफ गया, जहां से टेरेस पर जाने का रास्ता था, और आव्या के पास पहुंचकर उससे 2-3 कदम दूर रुककर उसे देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में पुकारा, आव्या। उसकी आवाज सुनकर उसने पलटकर उसकी तरफ देखा तो अभय की सांस उसके चेहरे को देखकर अटक ही गई। उसके पूरे चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, और उसकी आंखें लाल थी। चेहरा सूजा हुआ था, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। जब वो यहाँ से गया था वो बिल्कुल ठीक थी, पर इस वक्त वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। उसे देखकर अभय को अपने दिल में कुछ पसीजता सा महसूस हुआ। अभय अपनी आवाज में नरमी लाकर उसे समझाने लगा, आव्या तुम वहाँ क्या कर रही हो? देखो गिर जाओगी, इधर आओ मेरे पास, कम ऑन आव्या। वो ना में सिर हिलाते हुए रोते हुए बोली, मत रोकिए मुझे। बहुत मुश्किल से इतनी हिम्मत बटोरी है कि यह कदम उठा सकूं। मुझसे और नहीं हो रहा। मैं थक गई हूँ अकेले लड़ते लड़ते। आपको पता है यह दुनिया बहुत जालिम है, और उससे भी ज्यादा जालिम है इस दुनिया में रहने वाले लोग। और अब मैं इन सब से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। प्लीज रोकिए मत मुझे। उसकी बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन चाह रहा था कि उसे 2-4 थप्पड़ खींचकर मारे। अपनी बात खत्म करके आव्या ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, अभय ने फुर्ती से उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, और उसके इस अचानक से किए गए एक्शन से वो सीधा उसके सीने से जा लगी। एक पल को दोनों की आंखें मिली। जहां आव्या की आंखों में गम, दर्द और शिकायतें थी, वहीं अभय की आंखों में डर और एक खालीपन था, जो वो हमेशा सबसे छुपा कर रखता था। वो एक पल के लिए शॉक हो गया। होश में आकर अभय ने आव्या के बाजू को पकड़कर झंझोड़ते हुए दांत पीस कर कहा, पागल हो गई हो क्या? पता भी है क्या करने जा रही थी? एक मासूम बच्चे की जान लेने वाली थी। कहाँ गए तुम्हारे वो उसूल? बोलो, चुप क्यों हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की? जवाब दो मुझे। लेकिन आव्या कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं थी। उसने आज ही सर्वेंट्स की बातें सुनी थी जो उसे बदचलन और उसके बच्चे को नाजायज बोल रहे थे। वो टूट गई। अभय के इतना समझाने पर भी वो समझ नहीं पा रही थी। इसलिए वो गहरी सांस लेकर एकदम उसके करीब आकर गहरी आवाज में बोला, बाप के नाम की जरूरत है ना इस बच्चे को? तो ठीक है, मेरा तुमसे वादा है,
यह बच्चा बिना बाप के नाम के नहीं रहेगा और ना ही कोई इस पर उंगली उठाने की हिम्मत करेगा। और ना तुम बिना किसी सहारे और बिना किसी नाम की जिंदगी गुजारोगी। वह उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह लगभग उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। आव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? लेकिन उसकी कुछ सुने बिना वह उसे वैसे ही खींचते हुए बाहर लेकर आया और कार में बिठाया। इससे पहले वह डोर ओपन करके बाहर निकलने की कोशिश करती, डोर लॉक करके वो खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और तेजी से कार ड्राइव कर दी और वहां से निकल गया। उसने रास्ते में फोन करके नीरव को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। थोड़ी देर में उसने मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर एक झटके से कार रोक दी। पहले खुद बाहर निकला और फिर उसने आव्या को बाहर निकाला। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हमारी मंजिल आ गई। आव्या ने नासमझी में उसे देखा तो अभय ने कुछ ऐसा कहा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आव्या को यकीन नहीं हुआ कि अभय ने उसे शादी करने के लिए कहा। नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह गलत है। वह अभय की आंखों में देखकर रो दी। शादी से पवित्र क्या होगा? मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मैं नहीं करूंगी आपसे शादी। कुछ भी कर लीजिए आप। आर यू श्योर? हाँ। आव्या ने जल्दी जल्दी हाँ में गर्दन हिलाई। तभी अभय ने अपने पीछे से गन निकालकर अपने सिर पर लगाते हुए कहा, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। या तो मेरी बन जाओ या फिर मेरी मौत की जिम्मेदार। उसकी इस हरकत ने सबको डरा दिया। नीरव जो वकील को लेकर आया था, सर यह आप क्या कर रहे हैं? लेकिन अभय को तो जैसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजरें आव्या पर टिकी हुई थी। यह आप क्या कर रहे हैं? वह घबरा गई। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे इंतजार की आदत नहीं है, इसलिए जल्दी फैसला लो। या तो मेरी बन जाओ या मेरी मौत की जिम्मेदार। इतना कहकर वह ट्रिगर दबाने ही वाला था कि आव्या डर कर आंखें बंद करके एकदम से बोली, मंजूर है, मुझे मंजूर है, मैं करूंगी साइन। उसकी बात सुनकर अभय के फेस पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया और कुछ ही देर में वह दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करके हमेशा के लिए एक बंधन में बंध गए। आव्या अपने कमरे में घुटने में सिर छिपाए रो रही थी। वो जब से आई थी वो अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। उसके जहन में अभी भी जो कुछ हुआ उसका रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था। अभय का उसे खुदकुशी करने से रोकना, फिर उससे शादी का कहना और फिर जबरदस्ती मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कराना। वो भीगी हुई आंखों से सामने खाली दीवार की तरफ देख रही थी। एक बार फिर बिना मर्जी के उसे रिश्ते में बंधना पड़ रहा था। अभय अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था और तभी छम से एक लड़की का खूबसूरत चेहरा उसके सामने आ गया। इसी के साथ वो 2 साल पीछे चला गया, जब वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए ऊटी गया हुआ था। एक शानदार होटल के एक शानदार कमरे में रुका हुआ था। उसका असिस्टेंट जीवन सिर झुकाकर उसके सामने खड़ा था और उसने उसे बताया कि पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद थे। कोई भी पहाड़ी पर आ जा नहीं पा रहा था। कोई भी गाड़ी आ जा नहीं पा रही थी। सारे रास्ते बंद थे। उसे एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए पहले बस और फिर ट्रेन लेनी थी। तब जाकर वो एयरपोर्ट पहुंचने वाला था। वो लास्ट बस थी। अब इतने खराब मौसम में ये एक आखिरी बस थी। अगर वो निकल जाती तो फिर वो वहीं अटक जाता। अगर हाईवे पर लैंडस्लाइड नहीं हुआ होता तो सारे रास्ते बंद नहीं होते, तो वह आराम से निकल सकते थे। बस में बहुत भीड़ थी। बस अभी चलने ही वाली थी कि तभी एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, अरे रुको। और कुछ मिनट बाद ही एक खूबसूरत सी लड़की बस में चढ़ी। बहुत भीड़ होने के कारण अभय को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर ना जाने क्यों जिंदगी में पहली बार अभय को किसी को करीब से देखने की तमन्ना हो रही थी। और उसकी यह तमन्ना पूरी भी हुई जब वो लड़की भीड़ में से रास्ता बनाते हुए बस में पीछे की तरफ जाने लगी, जहाँ ज्यादातर औरतें बैठी थी। वो सबको साइड करते हुए बोल रही थी, अरे भैया जरा साइड हटो। और अंकल आपकी बस नहीं है, बंदे को अंदर जाना है। अरे जरा शांत हो जाइए।
और कम से कम अंदर तो जाने दीजिए मुझे। ऐसे ही चिल्लाते हुए वो अपना रास्ता बना रही थी, पर इन सब में अभय की नजरें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। छोटा सा गोरा चेहरा, हल्की हरी आंखें, उम्र करीब 16-17 साल होगी। और अभय का दिल तेजी से इस बच्ची के लिए धड़क रहा था। तभी वो लड़की भीड़ को चीरते हुए उसके पास से गुजरी। 2 घंटे बाद बस स्टेशन पर आकर रुकी। यह लास्ट स्टॉप था। सब उतर गए। अभय भी उतरकर उस लड़की को ढूंढने लगा, पर वह नहीं मिली। वह बेचैन हो गया। तभी उसके असिस्टेंट ने उसे चलने के लिए कहा, तो वह बेचैनी में उसके साथ चला गया। कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, हर जगह तुम्हारी तलाश की, पर जब तुम मिली तो बहुत देर हो चुकी थी। पर अब जब तुम मेरे हिस्से आ ही चुकी हो, तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। अब तुम्हारी सुरक्षा और जिम्मेदारी मेरी है। वो अभी यह सब सोच रहा था, तभी उसके डोर पर हेड सर्वेंट ने नॉक किया। अभय ने दरवाजा खोला तो उन्होंने बताया, सर वो मैम दरवाजा नहीं खोल रही हैं। खाना लेकर आओ, मैं देखता हूँ। उसने गहरी आवाज में इतना कहा। फिर वह अपनी शर्ट पहनकर बाहर आया और उसके कमरे की तरफ जाने लगा। तभी हेड सर्वेंट एक प्लेट में खाना लेकर आया। अभय ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसने सेंसर में कुछ बटन प्रेस किए। दरवाजा खुला। वह अंदर गया तो उसके कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। आव्या जमीन पर लेटी खुद में सिमटी हुई सो रही थी। उसके घने लंबे बाल फर्श पर बिखरे हुए थे। यह देखकर वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर अच्छे से लेटाया। वो बेड पर उसके करीब बैठा उसके चेहरे को अपने अंगूठे से सहला रहा था, जहां पर आंसुओं के सूखने के निशान थे। काफी देर तक उसे निहारने लगा। रातों करीब 10 बजे आव्या की आंख खुली, तो वहां पर किसी की नजरें उसे खुद पर महसूस हुई। उसने हल्का सा नजरें टेढ़ी करके देखा तो अभय बैठ के दूसरी तरफ क्राउन से टेक लगाए उसी की तरफ देख रहा था। आव्या ने बेड से उठने की कोशिश की तो वह हड़बड़ा गई और गिरने लगी। उससे पहले ही अभय ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। दूर जाने के लिए नहीं कहा मैंने, मेरी करीबी की आदत डाल लो। कानूनी तौर पर तो मेरी बीवी बन ही चुकी हो। अब 7 वचन और 7 फेरे भी ले ही लूंगा। यह सुनकर आव्या के तो जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि अभी जिस तरह से उससे बात कर रहा था वैसे कभी नहीं करता था। आज तो उसके तेवर ही बदले हुए थे। वह उसे पूरे हक से बात कर रहा था। उसने हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। इससे आगे भी अभी कुछ कहने वाला था कि तभी उसकी नजर आव्या की आंखों पर पड़ी, जो पूरी तरह से लाल हो रखी थी। यह देखकर उसने फिक्रमंदी से पूछा, तुम रो रही थी? पर इस बार भी आव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसकी तरफ देखा। यह देखकर अभय ने थोड़ा गुस्से में कहा, कुछ पूछ रहा हूं मैं, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ऐसा कौन सा तूफान आ गया जिंदगी में जो यूं रोना पड़ रहा है? एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी बीवी हो और जो तुम्हारे पेट में बच्चा है ना, मेरा बच्चा है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारी किसी बेवकूफ़ी की वजह से मेरे बच्चे पर असर पड़े। उसकी बात सुनकर आव्या ने भीगी हुई नजरें उठाकर उसे देखा। यह आपका बच्चा नहीं है। बस इतना सुनने की देर थी। अभय जो इतनी देर से शांति से काम ले रहा था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, आज कह दिया है, दोबारा कहने की हिम्मत भी मत करना। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ये बच्चा मेरा है और तुम मेरी बीवी। इस बच्चे के साथ अभय धनराजगीर का नाम जुड़ेगा, ना कि सिद्धार्थ रायचंद का। अब से तुम पर और इस बच्चे पर भी मेरा हक है, और मैं इस बच्चे को उतना ही प्यार दूंगा जितना एक बाप अपने बच्चे से करता है। आज के बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी इंसान इस बच्चे और मेरे रिश्ते पर सवाल उठाए, फिर चाहे वह मेरी खुद की बीवी क्यों ना हो। मैं तुम पर अपना गुस्सा जाहिर करना नहीं चाहता, तो तुम भी ऐसी कोई हरकत मत करना। मैं बस तुम्हारी बातें खामोशी से सुनता हूँ, वरना अभय धनराजगीर को कोई कुछ कह सके, किसी की इतनी औकात नहीं, समझी? आव्या जो इतनी देर तक चुपचाप उसकी बात सुन रही थी, उसकी आंखों में देखने लगी, जिनमें एक अलग ही जुनून था। समय यूं ही गुजरता गया। अबे उसका बहुत ख्याल रखता था।
वो भी अब खुश रहने लगी थी। उसका 7वां महीना लगा था। डॉक्टर ने सब कुछ ठीक बताया था। बच्चा काफी हेल्दी था। सुबह का समय था। अभय डाइनिंग टेबल पर बैठा आव्या का इंतजार कर रहा था और वो भी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ रही थी। तभी अचानक 2-3 सीढ़ी पर आव्या का पैर लड़खड़ा गया और वो बुरी तरह जमीन पर आकर गिरी। यह देखकर अभय घबरा गया। आव्या! वो तेजी से उसके पास पहुंचा। जमीन पर बैठकर जमीन पर बैठकर वो कुछ कहने ही वाला था कि उसकी सांस रुक गई। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। आव्या के पैरों के पास से खून बह रहा था और वो दर्द से तड़प रही थी, बुरी तरह चीख रही थी। उसके पेट में चोट लगी थी। उसे यूं तकलीफ में देखकर अभय ने होश में आकर उसे गोद में उठाया। थोड़ी देर में उसकी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। वो तुरंत कार से उतरा और आव्या को बाहों में उठाकर अंदर की तरफ लेकर भागा। आव्या की चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी उन्होंने उन्होंने नर्स को उसे ओटी में ले जाने के लिए कहा। 1 घंटा बीत गया था। ऑपरेशन अभी भी चल रहा था और अभय बस बेसुध सा वहीं चेयर पर बैठा इंतजार कर रहा था। उसके कानों में अभी भी बस डॉक्टर की कही बातें गूंज रही थी। डॉक्टर ने आव्या को चेक करके अभय को बताया था कि डिलीवरी अभी करनी होगी, जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना आव्या की जान को खतरा हो सकता था। वह शायद बच्चे को भी ना बचा पाए और वो बातें उसे इस तरह डरा रही थी कि कहा नहीं जा सकता था। वो अभी टूटा हुआ बेसहारा सा बैठा था। ऐसे ही काफी वक्त और बीत गया, जो अभय के लिए ना जाने कितने वर्षों की तरह था। तभी डॉक्टर बाहर आई और उनके हाथ में व्हाइट कलर के क्लॉथ में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा था। अभय की आंखें उनकी गोद में उस छोटे से बच्चे की बंद आंखों पर गई तो उसका दिल धक से रह गया। उसे जिसका डर था वही हुआ। एक के बाद एक आंसू बेतहाशा उसकी आंखों से गिरने लगे। उसने उसे पाने से पहले ही खो दिया। क्यों हुआ उसके साथ यह सब? उसका बच्चा अब नहीं रहा। यह ख्याल काफी था उसके घुट घुट के मरने के लिए। वहीं डॉक्टर जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोट कर रही थी, उन्हें समझ में आ गया कि वह क्या सोच रहा है, इसलिए वह हल्का सा मुस्कुराकर बोली, यह बिल्कुल ठीक है मिस्टर धनराजगीर, बस ये सो रहा है। यह कहकर उन्होंने बच्चे को अभय के हाथों में दे दिया। उसे गोद में लेते ही अभय की आंखें सुकून में बंद हो गई और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसकी गोद में आते ही बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी थी और वो टुकुर टुकुर अभय को देखने लगा था। अपने बच्चे को सही सलामत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे सिर्फ आव्या के होश में आने का बेसब्री से इंतजार था। कुछ समय तक आव्या को हॉस्पिटल में ही रखा गया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है और अब वो दोबारा मां नहीं बन पाएगी। बेबी को भी तब से मशीन में ही रखा हुआ था, क्योंकि वो समय से थोड़ा पहले ही दुनिया में आ गया था। अभय ने ठान लिया था कि वो बच्चे के लिए वो बाप बनकर दिखाएगा, जिसकी कमी उसे जिंदगी के हर मोड़ पर रही। अगर आनंद जी उसके सगे बाप होकर भी बाप नहीं बन पाए, तो वो उसका सगा बाप ना होकर बाप बनकर दिखाएगा। आव्यांश का ख्याल अभय ही रखता था। उसकी सारी जिम्मेदारी उसी ने उठा रखी थी। वह लगभग अब 1 साल का होने वाला था। रोज अभय उससे मिलकर ही ऑफिस जाता था, लेकिन आज उससे बिना मिले चला गया था, क्योंकि वह सोकर ही नहीं उठा था। और अब जब वो सोकर उठा तो अभय को सामने ना देखकर उसने घर में आव्या को परेशान किया हुआ था। अभय अपने कैबिन में बैठा किसी फाइल के पन्ने पलट रहा था, पर पता नहीं क्यों आज उसका दिल बेचैन हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। जब वो घर से ऑफिस आया था, तब से उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। वो आव्या के नंबर पर कॉल कर चुका था, पर शायद वो आव्यांश के साथ बिजी थी। आव्या अभय का लंच लेकर आव्यांश के साथ उसके ऑफिस जा रही थी। इधर आव्या कार में बैठी आव्यांश से बातें कर रही थी और वह भी टूटे फूटे अक्षरों में बोलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से एक ट्रक उनके सामने आ गया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, बूम! जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। वो ट्रक सीधा कार के बोनट को ठोकते हुए वहां से निकल गया। ड्राइवर मौके पर ही मर गया। पीछे की सीट पर आव्या बेहोश पड़ी थी। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था।
उस सन्नाटे को चीरते हुए बस आव्यांश के रोने की आवाज ही आ रही थी। इधर अभय मीटिंग रूम में काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका मन ना जाने क्यों बेचैन था। उसकी सांसें रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उससे उसका कुछ कीमती छीनने जा रहा हो। वो अचानक अपनी सीट से उठा और बाहर चला गया। उसने गुस्से में अपना कोट निकालकर फेंका और अपनी टाई ढीली करने लगा, पर बेचैनी जैसे कम ही नहीं हो रही थी। तभी उस शांत माहौल को चीरते हुए उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से नीरव ने कुछ कहा, जिसे सुनते ही उसके हाथ से फोन गिर गया और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। धीरे धीरे सब कुछ गायब हो रहा था। सांसें थम रही थी, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जो तकलीफ अभी तक हो रही थी वो उसे महसूस होना बंद होने लगी और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। 3 साल हो गए उस एक्सीडेंट को। ड्राइवर मौके पर ही मर गया था। आव्यांश को हल्की फुल्की खरोंचें लगी थी, पर आव्या तो तब से कोमा में थी। कुछ समय तक तो वह अस्पताल में रही, लेकिन फिर अभय उसे घर ले आया था। अभय ने एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कराई तो पता चला यह एक्सीडेंट सिद्धार्थ ने करवाया था। उसे अभय और आव्या की शादी के बारे में पता चल गया था। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सका। वह तो अभय से चलता था और अभय को और आव्या को अपने पास चाहता था। अभय ने उसका अच्छा इंतजाम किया था। वह जेल की सलाखों के पीछे था और कभी भी निकल नहीं सकता था। इधर आव्यांश आव्या के रूम में अपने खिलौनों से खेल रहा था, जिसमें आव्या 3 सालों से कोमा में पड़ी थी। इस रूम में सभी मेडिकल इक्विपमेंट लगे थे जिनकी आव्या को जरूरत थी। आव्यांश खेल में इतना मगन था कि उसे ऊपर चल रहे पंखे का ख्याल नहीं रहा, जो अजीब अजीब सी आवाजें करते हुए अचानक से हिलने लगा। वहीं आव्या अभी भी खामोशी से बेड पर लेटी थी, पर उसकी कलाई से जो तार वहीं लगे मॉनिटर में कनेक्ट था वो बीप की आवाजें करने लगा। उसकी सांसें अचानक तेज होने लगी और उसके हाथ की उंगलियों में कुछ हलचल हुई। फिर धीरे धीरे उसकी सांसों की आवाज और तेज हो गई। उसकी बॉडी जो पिछले 3-4 सालों से शांत थी, उसमें मूवमेंट होने लगी और अगले ही पल अचानक से उसकी आंख खुल गई। 3 साल बाद तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी थी। वह इतनी तेज थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों बाद उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। उसका दिमाग अभी भी सोया हुआ था। बस एक आवाज थी जो उसे बार बार सुनाई दे रही थी, ऐसी जैसे कोई स्क्रू खुल रहा हो। वह अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। वो चारों तरफ नजरें घुमाते हुए सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी और तभी स्क्रू की आवाज और तेज हुई और उसका ध्यान ऊपर लगे पंखे की तरफ गया, जो कभी भी गिर सकता था। जिसे देखकर वह घबराई नहीं, बस उसे ही देखती रही। अभी कुछ समझ नहीं पा रही थी वो। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज पड़ी, जैसे कोई उसके कानों में मिश्री घोल रहा हो। यह किसी बच्चे की आवाज थी। उसने आवाज की तरफ देखा तो एक 4-5 साल का बच्चा जमीन पर बैठा अपने खिलौनों से खेलने में मगन था। उस बच्चे की पीठ उसकी तरफ थी। बच्चे के सिर के ऊपर चल रहा पंखा कभी भी गिर सकता था। वो कभी बच्चे को देखती तो कभी पंखे को। जैसे ही पंखा गिरने को हुआ, वह तेजी से बेड से उठी और अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ बच्चे को गोद में लेकर आगे की तरफ गिर पड़ी। धमकी आवाज के साथ पंखा ठीक उसी जगह पर गिरा था जहां वह बच्चा थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था। इधर अभय जो उसी रूम की तरफ आ रहा था, इतनी भयानक आवाज सुनकर वह जल्दी से अंदर आया। सामने का नजारा देखकर वो दरवाजे पर ही ठहर गया। आव्या की गोद में आव्यांश उससे बुरी तरह चिपका हुआ था। पूरे 3 साल बाद वह अपने प्यार को अपने सामने पूरे होशो हवास में जगा हुआ देख रहा था। इन 3 सालों का वक्त कितना लंबा था, यह तो वही जानता था। वह अपने कदम ना आगे बढ़ा पा रहा था और ना पीछे ले जा पा रहा था। उसकी दुनिया तो जैसे वहीं रुक गई थी। उसकी आंखें भीग गई थी। वहीं आव्या ने, जो पंखे के गिरने से सदमे में थी, जानी पहचानी खुशबू महसूस करके उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा। आज कितने समय बाद दोनों की नजरें मिली थी, पर वह बिल्कुल शांत थी, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। होश में आते ही उसने सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछा। वो कहाँ है, कैसा है? उसने एक के बाद एक सवाल किए। वहीं उसके सवालों ने अभय को हैरानी में डाल दिया था।
तभी उसे डॉक्टर के कहे शब्द याद आए कि पहले तो उसके होश में आने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसे होश आता है तो उसमें साल, महीने या ना जाने कितने दिन लग सकते हैं। या फिर होश में आने के बाद उसे कुछ याद ना रहे। वो अभी अपने गले लगे बच्चे को पहचान नहीं पाई थी, जो अब रोने लगा था और बार-बार अपनी तोतली आवाज में कह रहा था, मम्मा, मैं आपका आव्यांश हूँ। आप मुझे भूल गई? मेरे से कोई मिस्टेक हो गई? तब आव्या का ध्यान उस पर गया। उसकी आंखों के सामने दोबारा से वो सीन घूम गया। आव्यांश का उसके साथ टिफिन लेकर जाना, फिर वो एक्सीडेंट, बूम! उसे सब कुछ याद आ गया था और वो सकते में थी, आंखें नम थी, जो आव्यांश पर जमी हुई थी। धुंधला-धुंधला सा सब कुछ याद आ गया था उसे। एक के बाद एक आंखों से आंसू बह रहे थे। अब समझ आ रहा था उसे कि क्यों उसे इस बच्चे की शक्ल जानी-पहचानी लग रही थी। क्यों इस बच्चे की छुअन उसे सुकून दे रही थी। वो अभी उसे देख ही रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ देर पहले ही वो पंखा आव्यांश पर गिरने वाला था। यह एहसास होते ही वो तुरंत उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा। जो प्यार सबसे ऊपर होता है वो एक माँ का प्यार है। वो होश में नहीं थी, पर जिस वक्त उसे होश आना था वो लिखा हुआ था। शायद अगर उस दिन उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज वो इस कमरे में ना होती और ना ही आव्यांश को बचा पाती। कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हमारे लिए सब कुछ लिख रखा है, बस वो सब हमें मिलता भी तभी है जब सही वक्त आता है। शायद आज वही वक्त था जब भगवान को दिखाना था कि एक माँ का प्यार क्या होता है। वो आव्यांश से दूर होकर उसके चेहरे को बारी बारी हर जगह चूमने लगी। अभी भीगी आंखों से आव्या और आव्यांश को देख रहा था। उसकी जिंदगी, उसकी सांसें, उसका सुकून और उसकी मुस्कुराहट की वजह आज उसके सामने थी। पूरे 3 साल के बाद वह समझ गया था कि आव्या कुछ नहीं भूली है, उसे सब कुछ याद है। जब आव्या की नजर अभय पर गई तो वो और जोर से रोने लगी और आव्यांश को गोद से उतारकर उसकी तरफ लगभग भागते हुए जाकर उसके सीने से लग गई और आव्यांश के आंसू जो आंखों में अभी तक कैद थे, उन्हें जैसे रिहाई मिल गई और वो उसके गालों से होते हुए जमीन तक पहुंचने लगे और रोते हुए ही बोली, बहुत इंतजार कराया ना मैंने आपको। मैं बहुत बुरी हूं ना। मैंने सब कुछ मिस कर दिया, सब कुछ। आव्यांश का पहली बार मम्मा बोलना, उसका पहली बार कदम बढ़ाना, उसका स्कूल का फर्स्ट डे, सब कुछ मिस कर दिया मैंने। अभय ने उसे सीने से लगाया। तुमने कुछ नहीं मिस किया, कुछ नहीं। बस तुम मेरे पास वापस आ गई हो, इतना काफी है। तुम मेरा प्यार हो और तुम ही मेरी दुनिया हो। इतना कहकर उसने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। जब इश्क मुकम्मल होता है तो होठों पर मुस्कुराहट हो ना हो, आंखों में आंसू जरूर होते हैं। और आज अभी का इश्क एक बार फिर मुकम्मल हुआ था।